आज हम लोग सांख्यिकी के भाग 2 को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले सांख्यिकी के भाग 1 में हम लोगों ने सांख्यिकी को समझा था, सांख्यिकी क्या होता है, फिर सांख्यिकी का बेस क्या होता है, अर्थात सांख्यिकी किस आधार पे टिकी है। तो बताइए आप लोग, सांख्यिकी का आधार क्या होता है? सांख्यिकी किस आधार पे टिकी हुई है? उस दिन बात हुआ था आंकड़ा पर। गुड, डेटा, जिसको डेटा कहा जाए। चलिए आप ध्यान में रखिए, जो पढ़ाई हो रही है उसको रिवीजन में रखिए, नहीं तो मेरे पढ़ाने से आपका कार्य सिर्फ पूरा नहीं होगा। यदि मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ उसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं, उसको आप नहीं समझते हैं, तो आपका काम कभी भी पूरा नहीं होगा। परेशान रहिएगा आप लोग हमेशा, चाहिएगा तो जरूर। सब बच्चा चाहता है, सब कोई चाहता है, जितने भी स्टूडेंट हैं वे सब चाहते हैं कि उनको आ जाए, उनको सीख मिल जाए, लेकिन वह सीखने के इच्छुक नहीं होते। सिर्फ इच्छुक होने से सीख नहीं मिलती। चाहने के लिए तो कोई भी चाहता है कि वह बड़ा से बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन बड़े से बड़े आदमी बनने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम भी तो करना पड़ेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और ये सभी बातें तो मोटिवेशनल बातें हो गई, और ये तो मैं हमेशा आपको क्लास में करते भी रहता हूँ। फिलहाल मेरा इस वीडियो का मकसद है कि मैं सांख्यिकी के पार्ट 2 को आपके सामने दिखाऊं, और उसमें जो है आपको जो भी बातें बताऊं वो आपको समझ में आए। तो इसके लिए आपको सांख्यिकी पार्ट 1 भी समझना पड़ेगा। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी का बेस क्या होता है, किस बेस पर, किस आधार पर सांख्यिकी चलता है। उसके बाद उसके आंकड़े का और आंकड़े का प्रकार के विषय में बात हुआ था। आंकड़ों के प्रकार के माध्यम से बारंबारता सारणी हम लोग बनाए थे, याद है? जिसमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी आया था और एक अवर्गीकृत बारंबारता सारणी आया था। किसको दिक्कत? यहाँ तक ठीक था। उसके बाद हम लोग उसके अंदर के वर्ग अंतराल, मतलब परिसर, इस सब चीजों को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग आंकड़ा का जो सारणी बनाते हैं, उस सारणी को जो है आंकड़ों के प्रकार को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, यहां से आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, आप यह सोच रहे होंगे कि यह आलेखीय निरूपण क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आलेखीय निरूपण जो है, आंकड़ा तो आप समझते हैं, डेटा, मतलब किसी भी जगह की, मतलब वहां पे मौजूद संख्या को डेटा कहा जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आलेख का मतलब हो गया आपका कि ग्राफ समझते हैं, जहां दो स्थितियां दी गई होती हैं, दो तरीके की लाइन होते हैं ग्राफ कॉपियों में। जो क्या होता है कि ऐसे होता है एक्स डैश वाई डैश, ऐसा ही फिर इसके बगल से गुजरेगा वाई, मतलब उदग्र और क्षैतिज रेखाओं के समूह को ग्राफ कहते हैं। समझ रहे बातों को? उदग्र और क्षैतिज रेखाओं के समूह को क्या बोला जाएगा? ग्राफ बोला जाएगा। समझ गए? अब इस पर दो, मतलब क्या होती है कि स्थितियां होती हैं। एक तरफ इस तरह की स्थितियां होती है, फिर दूसरी तरफ ऐसी स्थितियां होती हैं। या मेन बिंदु होता है, एक्स होता है, और इसको वाई माना जाता है। अर्थात कहीं भी कोई चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे कि अब फिलहाल यह 0 जो बिंदु है वो हमारा, मतलब जहां हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग का कोचिंग सेंटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इस कोचिंग सेंटर से आप यहाँ से जब निकलना शुरू कीजिएगा, तो यदि आप 5 मिनट पैदल चलते हैं, अगर समय आप 5 मिनट देते हैं, तो आप 5 मीटर दूरी तय कर ले रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? फिर अगर 10 मिनट चलते हैं तो आप 10 मीटर दूरी तय कर लेते हैं। फिर आप 15 मीटर चलते हैं तो आप 15 मीटर दूरी तय कर लेते हैं। अर्थात यह दूरी हो गया, यहाँ से दूरी बढ़ती जा रहा है। आप देख रहे हैं, एक छोर जो है आपको समय दिखा रहा है, और एक छोर जो है आपको दूरी दिखा रहा है। सॉरी, हाँ ठीक है, दूरी दिखा रहा है, समय दिखा रहा है और दूरी दिखा रहा है। और यह जो लाइन जो है आपको इसका ग्राफ दिखा रहा है कि आप किस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं।
तो समय और दूरी के मिलने से जो ढाल उत्पन्न हुआ, मतलब एक छोर x और y डैश के मिलने से जो ढाल उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। समझ गए? अब आपको ग्राफ समझ आ गया? तो ग्राफ को आलेख भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने जो डाटा को समझा था परसों, तो उस डाटा को आलेख पे कैसे दिखाया जाता है, इस बात के मतलब इस विषय पर हम लोग का चर्चा करना है कि जो हम लोग डाटा के बारे में बात किए थे, उन डाटा को आलेख पे कैसे दिखाने का प्रयास किया जाता है। आलेख पे कैसे उसको दिखाया, मतलब ग्राफ पे उसको कैसे दिखाया जाएगा। तो ग्राफ पे दिखाने का 3 तरीका होता है। आलेख पे मतलब आलेख पर आप डाटा को 3 विधि द्वारा दिखाओगे। ठीक है? पहला विधि आपका हो जाएगा दंडालेख। दंड आलेख, अगर दोनों को एक में मिला दीजिए तो ये हो जाएगा डंडा लेख। साइलेंट हो जाएगा मतलब असाइलेंट हो जाएगा। समझ रहे बातों को? तो हम लोग को साहित्य की क्लास में पढ़ना है और हम आप लोग को बताए भी थे, देख लीजिए जब यहाँ पे बात आ गया है। तो डंडा लेख, समझ रहे हैं ना? अब अलग अलग तोड़ दिया गया है तो दंड आलेख हो गया है। हालांकि दंडालेख भी से कह सकते हैं, पर दंड आलेख भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बार ग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब जो है बार ग्राफ के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरे के विषय में बात किया जाएगा। बार ग्राफ की आवश्यकता मतलब आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में बार ग्राफ 8वीं क्लास में है, 8वीं में से सीखना है। ठीक है? लेकिन आप इसे सीख लेंगे तो आपको जानकारी, जैसा कि इसका नाम है दंड आलेख। ठीक है? दंड का मतलब डंडा, ठीक है ना? तो इसमें यह होता है कि दंडा आलेख के प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होती है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्राफ की स्थिति क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। या मान लीजिए 0 हो गया। ठीक है? किसी बच्चे का रिजल्ट का बात अगर करना हो, किसी बच्चे के रिजल्ट का डंडालेख बनाना हो, उसकी जो परीक्षा हुआ है कोई, उसमें 5 सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले अगर अंग्रेजी इंग्लिश ई से सूचित करते हैं। ठीक है? तो यहाँ ई से चलती हुई उसको यहाँ पहले मान लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 नंबर के परीक्षा में किसी बच्चे को इंग्लिश में 30 नंबर प्राप्त हुआ। ठीक है? समझ गए? फिर हिंदी की एग्जाम में उसको 40 अंक प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं ना? फिर गणित की एग्जाम में उसको 25 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है? फिर कोई हिंदी इंग्लिश साइंस के एग्जाम में उसको एससी के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में उसको 35 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है? एसएसटी सोशल साइंस के एग्जाम में उसको 45 अंक प्राप्त हो गया। सपोज ये सब मानने की बातें हैं, हालांकि मैं ऐसे बिना स्केल वगैरह के माध्यम से बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी इसमें इधर उधर मोटा पतला हो गया होगा, लेकिन मोटा पतला नहीं होता है। आप स्केल के माध्यम से बनाइएगा, ग्राफ पेपर पे बनेगा ये सब चीजें। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे समझाना मेरा मकसद है, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना भरोसा कीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से आप अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये यदि आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो आपको यहाँ पे मैं मतलब कोचिंग में भी इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा और कराता भी हूँ। तो यहाँ देखिए, अब आप इन दोनों में क्या दिख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहे हैं कि दंडालेख जो बना हुआ है, ठीक है ना, इन सब की दूरी आपस में बराबर होगी। दंडालेख की विशेषता होती है, पहली विशेषता इसकी हो जाएगी, पहला विशेषता लिखिए दंडालेख में कि सभी
डंडों की बीच की दूरी हमेशा समान होगी। किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि और जो इसकी ऊंचाई होगी, डंडों की जो ऊंचाई होगी वह पैमाने के आधार पर होगी। डंडों की ऊंचाई किसके आधार पर? पैमाने। पैमाने समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए आधार पर होगी। ठीक है। पैमाना अर्थात इंग्लिश में इसको 30 अंक प्राप्त थे तो 30 तक चला गया। हिंदी में इसको 40 प्राप्त थे तो 40 तक चला गया। तो डंडा लेख का जो है बार ग्राफ का जो है क्या है, यही दो विशेषताएं होती हैं और इसी दो विशेषताओं के आधार पर बार ग्राफ चलता है। और हम संगत आंकड़ों के समानुपातिक में भी कह सकते, मतलब अगर यह आंकड़ा अगर समानुपातिक देखा जाए तो समानुपातिक हो सकता है। तो यह जो ग्राफ था यह क्या था, किसी बच्चे द्वारा 1, 2, 3, 4 सब्जेक्टों में प्राप्त अंकों का डंडा लेख था। क्या था? अंकों का डंडा लेख था। तो मुझे आशा है कि आपने इसे समझा होगा। अब आपको जब इसे बनाने का मौका मिलेगा तो आप इसे जरूर बनाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है आयत चित्र। ठीक है। तो आयत चित्र की अभी हम लोग बात करेंगे। जो अभी हम लोग डंडा लेख देखे हैं, उस डंडा लेख की जो स्थिति थी वह कैसी थी? जैसे कि मान लीजिए ई, इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त थे? 25। ऐसे देखिए सब्जेक्ट और इधर नंबर। इंग्लिश में कितना प्राप्त था? 30। हिंदी में कितना प्राप्त था? 40। फिर मैथ में, फिर SC साइंस 35, SST में 45। ठीक है। तो इसका डंडा लेख बनाया गया। ठीक है ना। इसका डंडा लेख बनाया गया था इस आंकड़े का। इस आंकड़े को क्या कहा जाएगा? नहीं, इस आंकड़े को किस प्रकार का बारंबारता कहा जाएगा? अवर्गीकृत बारंबारता। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। रिवीजन करते रहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अर्थात आपने क्या देखा? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी को यदि बनाना होगा ग्राफ पे तो किसके माध्यम से बनाइएगा? डंडा लेख के माध्यम से। समझ गए? अब अगर आयत चित्र की जब बारी आती है तो आयत चित्र को बनाना पड़ता है वर्गीकृत बारंबारता सारणी की। अब आयत चित्र को कैसे बनेगा? आयत चित्र को अब तब बना सकते हैं जब आपको यह जो अंक है वह वर्ग अंतराल के रूप में मिले। इस रूप में मिले। किसी कोई बारंबारता सारणी है, कोई क्यों वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। समझ गए? लेटर आ रहा है समझ में? ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी में होगा जैसे कि कोई वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता। इसमें आ गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इतना ही रहने देते हैं। समझना हम लोग का मकसद है। तो मान लीजिए 10 से 20 के अंतर्गत हम लोग लेते हैं तो क्या ले लेते हैं? 2, फिर क्या 5, 5, 8, 9 कुछ भी ले लेते हैं। 5, 8, 9, 4 कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इस सारणी को क्या कहा जाएगा? वर्गीकृत बारंबारता सारणी। जब इसका ग्राफ बनाना होगा आपको तो इसको बोलते हैं आयत चित्र। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है। आयत चित्र, इसको अब आयत चित्र से बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अब इस
वर्गीकृत बारंबारता सारणी को हम आयत चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जब आयत चित्र के माध्यम से हमको दिखाना होगा तो उदग रेखा और क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, उदग रेखा, क्षैतिज रेखा। उदग का मतलब होता है लंबवत लाइन, ठीक है, और क्षैतिज का मतलब तिरछी लाइन, ठीक है ना। तो ये हो गया ओ, और इसको हम मानते हैं बारंबारता। क्या मानते हैं, सॉरी, वर्ग अंतराल इसको मानते हैं, इसको वर्ग अंतराल मानते हैं। हमेशा जब आपको बनाना होगा अंतराल, हमेशा जब आपको आयत चित्र बनाना होगा तो आपको नीचे वाले को वर्ग अंतराल ही मानना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको मानते हैं बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 10 है, तो 0 तो यहाँ पे आपका है, ओ कहिए, 0 कहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, 40। ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 50, किसको दिक्कत। और बारंबारता किस में है, 2 से 10 के बीच में है, तो इसको 10-20 मानने की जरूरत नहीं है। इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 4, 5, 6, सॉरी 4 के बाद 2 का अंतराल मान ले रहे हैं, 6, 8, 10, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब 0 से 10 के बीच में 2 तक है, समझ गए बातों को। तो यहाँ जो बना है देखिए, आयत चित्र बन गया, आयत चित्र, आयत बन गया। फिर 10 से 20 के बीच में 5 है, तो यहाँ पर 4 के बाद यहाँ तक आएगा। अब स्केल के माध्यम से यहाँ से नापा जाएगा इसको, समझे। थोड़ा सा ऊंचा हो गया, खैर छोड़िए, आप इसको देख लीजिएगा, हो गया, ठीक है। फिर 20 से 30 के बीच में क्या है, 8, तो आप चाहिए आराम से 8 तक पहुंचिए, इसको दिक्कत नहीं। फिर 30 से 40 के बीच में 9 है, 30 से 40 के बीच में 9 आता, 10 के थोड़ा सा ऊपर, कैसे 10 के ऊपर कैसे चल जाएगा 9। 40 से 50 के बीच में 4, तो हम 4 तक पहुंचेंगे, हो गया। तो यह जो आपका बना, यह क्या है, आयत चित्र है। अभी हम लोग सिर्फ इसका परिचय पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर गणित सॉल्व होगा। इसको जैसे कि यह आयत चित्र बना करके आई तालिका नहीं देगा, जब यह देगा सवाल में तो आपको आयत चित्र बनाना पड़ेगा, और जब ये आयत चित्र देगा तो इसको देख के ऐसा नहीं, ऐसा बना के तब इसके ऊपर सवाल जवाब किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई पूछा जाए कि वह कौन सा अंतराल है जिसमें सबसे ज्यादा अंक आया है, अगर यह वर्ग समूह 0 से 10 वर्ष के बच्चे, 10 से 20 वर्ष के बच्चे, 20 से 30 वर्ष के बच्चे, 30 से 40 वर्ष के बच्चे, वर्ग अंतराल की जगह पर यहाँ पे हो जाए आयु समूह, आयु अंतराल। तो कौन सा अंतराल है जिसके बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं, 30 से 40, बताइए, 30 से 40, 30 से 40, समझ गए बात को। तो इस तरीके से भी सवाल बनाए जाते हैं। मतलब अभी आप चैप्टर के विषय में समझ रहे हैं, आप चैप्टर के विषय में अभी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपना जो है परिभाषा बनाइएगा, अपना मेथड बनाइएगा, अपना सूत्र बनाइएगा, समझ गए। तब उसके ऊपर आप जो एग्जाम्पल बनाइएगा, तब उसके ऊपर एक्सरसाइज बनाइएगा, तब जाकर के आपका चैप्टर क्लियर होगा। चैप्टर सिर्फ मेरे वीडियो देख लेने से पूरा नहीं हो जाएगा, आपको उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए, अब तीसरा पॉइंट होता है बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पोलिंगन, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी पोलिंगन को बनाने के लिए हम जो अभी आपको बताए थे आयत चित्र, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं होता है। जो आयत चित्र है, उस आयत चित्र के मतलब सिरे वाले बिंदु को, जैसे कि सिरा यहाँ पर है, तो क्या है 0 से 5 है, 5 का मध्य बिंदु क्या होगा 2.5,
अर्थात स्केल लेकर के आसानी से आप इसके मध्य बिंदु को निकाल दीजिए। यहाँ मध्य बिंदु हो गया, फिर यहाँ मध्य बिंदु हो गया 10 से 20 के बीच में, फिर यहाँ मध्य बिंदु हो जाएगा 20 से 30 के बीच में, फिर यहाँ मध्य बिंदु, फिर यहाँ मध्य बिंदु। ठीक है, अब मध्य बिंदु निकालने के बाद स्केल लेकर के आप आसानी से इसे जोड़ दीजिए। समझ गए? फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए। यह जो आकृति आपको प्राप्त हुआ यह बहुभुज की आकृति का प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बारंबारता बहुभुज निकालिएगा। तो अब आपने क्या देखा, वर्गीकृत बारंबारता सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का दंडालेख निकाला जाता है, और जो वर्गीकृत बारंबारता सारणी होती है उसका आयत चित्र निकाला जाता है, और बारंबारता बहुभुज निकाला जाता है। और इसकी एक्सरसाइज वगैरह को समझने के, मतलब इसकी बातों को समझने के लिए मैं अभी आपको बताया हूं कि आपको यह जो बताया गया है यह कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पे आपको अपनी परिभाषा, बारंबारता बहुभुज किसे कहते हैं, आयत चित्र किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सभी आपको बुक से पढ़ के समझना होगा, और वहां से आपको इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं निकालनी होंगी, और उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल बनाना होगा, और एग्जाम्पल के बाद इसको आपका एक्सरसाइज बनाना होगा। यदि आप इतना काम पूरा कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि 9वीं वर्ग तक का आपका बारंबारता और ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब कल के वीडियो में, मतलब इसके बाद वाला जो हमारा पार्ट 3 जो आएगा सांख्यिकी का, उसमें हम माध्य, माध्यिका और बहुलक को निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि 10वीं वर्ग का सबसे प्रमुख बात है। और इसको हम इसलिए बताएं कि इसके आधार पर ही वो आपको समझ में आएगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको क्लियर कर दिया जाएगा, बिल्कुल एकदम सामान्य तरीके से और विशेष तरीके से भी। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, और अगले वीडियो में आप जरूर बने रहिए, और इस वीडियो को पढ़ करके आप समझते रहिए, और परिभाषा और उसके विशेषताओं को बनाते रहिए। चलिए।